नमस्कार साथियों, मैं कल्पना स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरी स्टडी में। आज हम चर्चा करेंगे प्राचीन भारत के इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर, जो है चालुक्य वंश के बारे में। तो पहले मैं आपको सब बताना चाहूँगी कि चालुक्य वंश को हम लोग 3 भागों में पढ़ेंगे, क्योंकि इनकी 3 शाखाएं जो बहुत ही फेमस हुई उन पर हम चर्चा करेंगे। इन्होंने कई शाखाओं में शासन किया था। तो आज हम जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो थे बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य, हम आज उनके बारे में चर्चा करेंगे। और इनमें भी जो सबसे प्रतापी राजा हुआ पुलकेशिन द्वितीय, आज ही हम उनके विषय में भी पढ़ेंगे। तो आज का जो विषय है वो है बादामी के चालुक्य। वीडियो को देखने से पहले लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, बादामी के चालुक्य या वातापी के चालुक्य। सबसे पहले हम देख लेंगे इनकी सूची क्या है, कि क्या क्रम है जिनके अनुसार इन्होंने शासन किया। तो सबसे पहले जो नाम हमारे सामने आया वो आया जयसिंह का। उसके बाद नाम आया रणराग का, जो जयसिंह के पुत्र थे। इसके बाद रणराग के पुत्र पुलकेशिन प्रथम के बारे में चर्चा हुई, जिनका शासन काल था 543 ईस्वी से लेके 566 ईस्वी तक। इसके बाद आया कीर्तिवर्मन। कीर्तिवर्मन पुलकेशिन प्रथम के बाद राजा बना। और कीर्तिवर्मन के बाद कीर्तिवर्मन के ही भाई मंगलेश ने भी शासन किया। और मंगलेश के बाद जो राजा बना वो था पुलकेशिन द्वितीय, जो कि कीर्तिवर्मन का पुत्र था। फिर पुलकेशिन द्वितीय के बाद जो राजा बना वो बना विक्रमादित्य। विक्रमादित्य के बाद विनयादित्य। पुलकेशिन द्वितीय के बाद जितने भी शासक हुए वो उतने ज़्यादा प्रभावशाली नहीं थे, छोटे छोटे शासक थे। तो विनयादित्य के बाद आए विजयादित्य, उसके बाद विक्रमादित्य द्वितीय और अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिनके बाद बादामी के चालुक्यों का जो ये वंश था वो यहीं पर समाप्त हुआ। शासन तो कहते हैं कि इन्होंने और लंबे समय तक किया, जब राष्ट्रकूटों का अंत हुआ उसके बाद तक। परंतु जो ये जितने भी आप शासक देख रहे हैं, तो कीर्तिवर्मन उनमें अंतिम था और इसके बाद किसी भी शासक का नाम हमारे समक्ष निकलकर नहीं आया। तो ये थे बादामी के चालुक्य। इन्हीं से निकलेगी शाखा कौन सी? वेंगी के चालुक्यों की। और वेंगी के चालुक्यों के साथ साथ एक और चालुक्य शाखा थी, तो उनके विषय में भी हम पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बादामी के चालुक्यों के बारे में। तो कहते हैं कि चालुक्यों ने कई शाखाओं में शासन किया। जो चालुक्य थे उन्होंने कई शाखाओं में शासन किया, और इनमें जो प्रमुख शाखाएं थी वो थी बादामी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य। ये 3 तरह के चालुक्य, इन वंशों को हमें पढ़ना है। और ये तीनों का नाम चालुक्य ही था, परंतु जो स्थान थे वो अलग थे। इनका बादामी था, उनका क्षेत्र वेंगी था और तीसरे का कल्याणी था। इन सभी शासकों में या शाखाओं में सबसे प्राचीन अस्तित्व है बादामी के चालुक्यों का। ये सबसे प्राचीन बताए जाते हैं। चालुक्य दक्षिणापथ के राजाओं में से एक थे, और ये वही दक्षिणापथ है जिस पर कभी समुद्रगुप्त ने शासन किया था और पूरा अधिकार किया था। परंतु उसके बाद उसने जिन भी राजाओं पर विजय प्राप्त की थी उन्हें उनके क्षेत्र वापस कर दिए थे। तो प्राचीन काल में दक्षिणापथ का जो क्षेत्र था वो था नर्मदा के दक्षिण का संपूर्ण भाग। जो भी नर्मदा नदी के बाद का जो भी दक्षिण का भाग होता था वो पूरा भाग दक्षिणापथ का भाग बोला जाता था। और उत्तरापथ कौन सा बोला जाता था? तो विंध्य और हिमालय के मध्य का जो संपूर्ण भाग था वो उत्तरापथ बोला जाता था। तो भाई विंध्य पर्वत के नीचे ही तो आ जाती है ना, फिर नर्मदा नदी, विंध्य पर्वत, उसके तो विंध्य पर्वत के ऊपर और हिमालय पर्वत तक का जो भी भाग है वो उत्तरापथ, और नर्मदा के नीचे का भाग क्या हो गया? दक्षिणापथ। इसके बाद हम पढ़ेंगे चालुक्यों का इतिहास कहाँ से प्रारंभ हुआ। तो विल्हड़ की विक्रमांक देव चरितम, विल्हड़ के द्वारा रचित विक्रमांक देव चरितम में बताया गया है कि ये अयोध्या के थे जो बाद में दक्षिण में जाकर बस गए, ऐसा विल्हड़ द्वारा कहा गया है। इनके अस्तित्व के विषय में कहाँ से ये आए या कहाँ से, सभी इतिहासकार अपने अपने तथ्य रखते हैं। यहाँ तक कि जो अंग्रेज इतिहासकार हैं उन्होंने भी अपने तथ्य अलग ही दृष्टि से रखे हैं। तो इनके विषय में ये कहना थोड़ा मुश्किल है, परंतु जो हमारे सामने निकल कर आया कि जयसिंह
और उसके पुत्र रणराग इस वंश के प्रारंभिक शासक थे। जो स्टार्टिंग के शासक हुए, जहाँ से इनका प्रारंभ हुआ, वो थे जयसिंह और उसका पुत्र रणराग। इस वंश का संस्थापक जयसिंह को माना जाता है, परंतु कुछ लोग इस वंश का संस्थापक पुलकेशिन प्रथम को भी मानते हैं। परंतु पुलकेशिन प्रथम बाद का राजा था, तो आप उसे ये जरूर कह सकते हैं कि वो वास्तविक संस्थापक रहा होगा, परंतु जो संस्थापक था वो जयसिंह था। इनकी राजधानी की बात करें तो वातापी, जो कि बीजापुर के पास का क्षेत्र है, वातापी या बादामी, ये इनकी राजधानी थी। कुछ इतिहासकार पुलकेशिन प्रथम को, जो रणराग का उत्तराधिकारी था, उसे इस वंश का संस्थापक मानते हैं। पुलकेशिन प्रथम ने ही वातापी को राजधानी बनाया था। वातापी को राजधानी बनाने का श्रेय पुलकेशिन प्रथम को जाता है। ये जो पुलकेशिन प्रथम था, ये एक यशस्वी राजा था, क्योंकि इसने अश्वमेध यज्ञ कराया था। और अश्वमेध यज्ञ से तात्पर्य यही निकाला जाता है कि अश्वमेध यज्ञ वो राजा कराता था जो सच में प्रतापी होता था। उपाधियों की बात करें तो रणविक्रम, श्री पृथ्वी बल्लभ और सत्याश्रय, ये उपाधियां पुलकेशिन प्रथम के द्वारा धारण की गई थी। आगे हम बात करेंगे तो इनके बाद राजा बना कीर्तिवर्मन प्रथम, जिनका शासनकाल जो है वो 566 ईस्वी से 597 ईस्वी तक माना जाता है। ये पुलकेशिन प्रथम का ही पुत्र था। पुलकेशिन प्रथम का पुत्र था कीर्तिवर्मन प्रथम। कीर्तिवर्मन ने उत्तर कोंकण के मौर्य और वनवासी के कदंबों को हराया था। उत्तर कोंकण का क्षेत्र, तो कोंकण गोवा के तट को बोला जाता है, तो इसमें गोवा का क्षेत्र शामिल था। तो मौर्यों को यहाँ पर हराया और वनवासी के कदंबों को हराया। इसके साथ साथ इसने उत्तर में मगध और बंगाल और चोल व पांड्य राजाओं तक पर आक्रमण किया। अब चोल पांड्य राजा दक्षिण में शासन करते थे और उत्तर में मगध पर, बंगाल पर, पूर्व में तो लगभग संपूर्ण भारत पर इसने आक्रमण किया। उत्तर में मगध को भी इसने आक्रमण में शामिल किया है, दक्षिण में जाकर के चोल और पांड्यों पर भी आक्रमण किया है। फिर इसके साथ साथ पता चलता है कि इसने बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ कराया था। ये यज्ञ का एक प्रकार है जिसमें इसने बहुसुवर्ण अग्निष्टोम यज्ञ कराया था। इसके बाद जो राजा बना वो राजा बना मंगलेश। मंगलेश जो कि कीर्तिवर्मन का भाई था। ये कीर्तिवर्मन का भाई था और कीर्तिवर्मन की मृत्यु हुई तो उस समय क्या हुआ कि कीर्तिवर्मन के जो पुत्र थे, जो भी उसके उत्तराधिकारी थे, वो सभी नाबालिग थे। उनकी आयु इतनी नहीं थी कि वो राजा के पद पर बैठ सके। तो ऐसी परिस्थिति में मंगलेश जो उसका भाई था, उसने मौका पाते ही सत्ता अपने अंदर ले ली कि अब मैं राजा बनूंगा, मेरे पास मौका है, मैं कैसे मौका जाने दूं। तो वो राजा बना। नूनेर दानपत्र व महाकूट स्तंभ, इनका नाम आप याद रखिएगा क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। चालुक्य वंश में नूनेर दानपत्र और महाकूट स्तंभ लेख के अनुसार इसने कलचुरी शासक बुद्धराज पर आक्रमण किया था। बुद्धराज पर आक्रमण किया। उसने कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप, जो कि वर्तमान में गोवा बोला जाता है, तो कह रहे हैं कि उत्तर कोंकण क्षेत्र की राजधानी रेवती द्वीप पर भी अधिकार किया। किसके द्वारा? तो ये सब मंगलेश कर रहे हैं। मंगलेश वैष्णव धर्म का अनुयायी था, अर्थात विष्णु को मानने वाला था और इसके काल में विष्णु का एक अद्भुत दरी मंदिर बनवाया गया। तो दरी मंदिर किसके शासनकाल में बनवाया गया? मंगलेश के शासनकाल में। और ये जो मंगलेश था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था। इसके साथ साथ में मंगलेश ने बादामी के गुहा मंदिर का निर्माण कराया। उसको जो कि किसके द्वारा शुरू कराया गया था? कीर्तिवर्मन प्रथम ने इसका कार्य प्रारंभ किया था। और इसको पूरा किसने कराया? इसको पूरा कराया मंगलेश ने। मंगलेश के शासन काल में ग्रह कलह, इनके शासन काल में ग्रह कलह प्रारंभ हो गई और वह अपने भतीजे के द्वारा मारा गया। अब जाहिर सी बात है कि माना कि पुत्र तब नाबालिग थे, परंतु जब तक तुम शासन करोगे तो वो बड़े तो होंगे ही, और फिर जाहिर सी बात है कि अपने पिता की गद्दी को वो अपना शासन जहाँ उनका अधिकार है वो उस अधिकार को पाने के लिए युद्ध तो करेंगे ही, विद्रोह तो होना तय था। और वही हुआ कि ग्रह कलह यहाँ पर मंगलेश के शासनकाल में प्रारंभ हो गई
और इस गृह कलह में जो इसके भतीजे अर्थात कीर्तिवर्मन के पुत्र जो थे उन्होंने विद्रोह कर दिया और विद्रोह में ये मारा गया। इसके बाद राजा कौन बना? इसके बाद राजा बना पुलकेशिन द्वितीय। इस वंश का, चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी और महान राजा। 610 ईस्वी से लेकर के 642 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया। तो कीर्तिवर्मन प्रथम का पुत्र पुलकेशिन द्वितीय अपने चाचा को मारकर ये सत्ता में आया। इसके बाद उपाधियों की बात करें तो सत्याश्रय, परमेश्वर और श्री पृथ्वी बल्लभ। पुलकेशिन प्रथम ने जो उपाधियां धारण करी थी बिल्कुल वही उपाधियां हैं, बस एक उपाधि अलग है परमेश्वर की। इसके बाद हम बात करें कि तो जब पुलकेशिन द्वितीय राजा बना उसके शासनकाल में अराजकता फैल गई, क्योंकि किसने ये एक राजा को मारकर शासन करने के लिए आया था, तो कुछ मंगलेश के भी समर्थक रहे ही होंगे, तो वो अराजकता तो फैलाएंगे ही। उसके साथ साथ में क्या होता है कि जब सत्ता बदलती है तो आसपास के क्षेत्र के जो राजा होते हैं वो मौका देखने का प्रयास करते हैं कि क्या ऐसा तो नहीं कि राजा कमज़ोर है तो हम शासन करके तुरंत सत्ता अपने हाथ में ले लें। तो ये भी हुआ कि अराजकता फैल गई, आसपास के शासक फिर से आक्रमण करने को तैयार हो गए। जिनको इनके पूर्वज हरा चुके थे अब वही शासक आक्रमण करने के लिए खड़े हुए थे सीमाओं पर। पुलकेशिन द्वितीय ने भी साहस और पराक्रम से इन सभी को शांत करके शासन किया। ये प्रतापी राजा था जो कि अपने चाचा को मार करके गद्दी पर बैठा है, तो इतना आसान थोड़ी ना है कि किसी राजा को आप मार कर गद्दी पर बैठ रहे हैं, तो साहस होगा तब तो उसने इतना बड़ा कार्य किया। और इतना बड़ा कार्य करने के बाद आसपास फैलने वाले छोटे मोटे विद्रोहों को वो शांत नहीं कर पाएगा, तो शायद लोगों ने आकलन नहीं कर पाया और वही हुआ कि इसने जितने भी विद्रोही थे उन सभी को कुचलने का काम किया। आगे हम देखेंगे इनकी विजय के बारे में, तो इनकी विजय काफ़ी सारी हैं। ध्यान से देखिएगा कि इन्होंने अप्पायिक और गोविंद को हराकर भीमरथी के पार भगा दिया। तो ये भीमरथी वर्तमान में ये दक्कन के आसपास का क्षेत्र था, वहीं कोंकण, उत्तरी दक्कन ये सब मिले हुए थे, उस समय कोई बटे हुए क्षेत्र नहीं थे, तो वहीं के आसपास का क्षेत्र था जहां पर इनको मारकर भगा दिया। कदम्बों की राजधानी बनवासी पर अधिकार करके मैसूर के गंगों और मलाबार के अलूपों को हराया। मैसूर में भी गंगों को हराया और मलाबार में अलूपों को हराया। इसके साथ साथ में कदम्बों की राजधानी बनवासी पर भी अधिकार कर लिया। इसने क्या किया, उत्तर कोंकण के मौर्यों को एक बार फिर से देखिए मौर्य परास्त हुए हैं, जो पूर्वजों के द्वारा पहले ही परास्त हो चुके थे, इसने फिर से उन्हें परास्त किया और पश्चिम सागर के गौरव पर सत्ता स्थापित की। मैंने बताया ना कि आसपास के जो क्षेत्र वाले थे वो अधिकार करने के लिए फिर से आ गया है, जो पहले ही हार चुके हैं अब वो फिर से हारने के लिए दोबारा आए इनके सामने और इन्होंने फिर से उन्हें हरा दिया। इसके बाद दक्षिण गुजरात में लाटों, मालवों और गुर्जरों ने तो आत्मसमर्पण कर दिया। इतना भय फैल गया था चारों तरफ पुलकेशिन द्वितीय का कि लाटों, मालवों और गुर्जरों ने पहले ही आत्मसमर्पण कर दिया कि प्रजा की हानि हो, सारी जितनी भी विकास कार्य किए हैं उनकी क्षति हो, उससे अच्छा है आत्मसमर्पण कर दो। राजा अच्छा है तो हम लोग अपना उसके अंडर में रह के शासन कर सकते हैं। तो इन लोगों ने शायद थोड़ा दिमाग लगाया और युद्ध नहीं किया। इसके बाद जो महान विजय इसके नाम है, जो महान विजय इसके नाम दर्ज की गई वो ये है कि हर्षवर्धन के विरुद्ध, हर्षवर्धन को हराया था इसने। हर्षवर्धन को 634 ईस्वी में पुलकेशिन द्वितीय ने हराया था और ये एक यादगार युद्ध था क्योंकि हर्षवर्धन उत्तर भारत का एक बहुत ही महान शासक हुआ है। और अगर पुलकेशिन द्वितीय की बात करें तो पुलकेशिन द्वितीय, इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना प्रतापी राजा था कि उसने उत्तर भारत के इतने महान शासक को हराया। ऐहोल प्रशस्ति जो कि पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, रवि कीर्ति इसके रचयिता हैं। इसमें वर्णित है कि पुलकेशिन द्वितीय जो कि दक्षिणापतिनाथ है, इसने हर्षवर्धन जो कि सकलोत्तरापथनाथ इनकी ये उपाधि थी। ऐसी उपाधि कि
शकलोत्तरापथनाथ, ये शकलोत्तरापथनाथ है, ये इनकी उपाधि थी, इनको बोला जाता था। तो हर्षवर्धन को बुरी तरह परास्त किया। ये राजा भी पता नहीं कौन कौन सी उपाधियां धारण करते थे। तो इसका मतलब है सकल उत्तरापथनाथ, जो भी सारा उत्तरापथ है उनका नाथ संपूर्ण रूप से। तो वो कौन था? हर्षवर्धन था। और इधर दक्षिणापथ का नाथ कौन था? पुलकेशिन द्वितीय था। तो इनके बीच में भिड़ंत हुई और उसके बाद हर्षवर्धन बुरी तरह से परास्त हुआ। इन विजयों के बाद पुलकेशिन द्वितीय ने 66 ग्रामों 3 महाराष्ट्रों का प्रश्नातीत स्वामी बन गया। ये जो पुलकेशिन द्वितीय था ये इतना बड़ा स्वामी बन गया कि 66 गांव इसके अधीन हो गए। तो इसके बाद कौशल व कलिंग नरेशों ने भय से ही पिष्टपुर या पिठापुरम का दुर्ग सभी ने आत्मसमर्पण कर दिया। कुछ शासक जिन्होंने डर से लड़ना सही समझा नहीं, उन्हें पता था कि हार तो तय है, तो इससे पहले ही उन्होंने आत्मसमर्पण करना ज़्यादा बेहतर समझा। पुलकेशिन द्वितीय ने इतने बड़े क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था कि अब क्या हुआ कि सारे जितने आसपास के क्षेत्र थे उसने विजित कर लिए। राजधानी वातापी या वादामी, तो जो राजा रहेगा राजधानी में रहकर शासन करेगा। अब राजधानी से कई सारे प्रदेश बहुत दूर दूर तक थे, तो ऐसी परिस्थिति में बंगाल जाकर शासन करना, बादामी से बंगाल, तो ये थोड़ा इसके लिए कठिन हो गया। तो ऐसी परिस्थिति में इसने क्या किया कि शासन चलाने के लिए 615 ईस्वी में जो पूर्वी प्रांत था वो अपने छोटे भाई कुब्ज विष्णुवर्धन को दे दिया। और ये विष्णुवर्धन ने एक नए वंश की स्थापना की जिनको बोला जाता है वेंगी के चालुक्य। तो यही इन्हीं की शाखा, वही मैंने बताया ना कि इन्हीं की शाखा अलग हुई एक, तो यही कहलाए वेंगी के चालुक्य, जो कि विष्णुवर्धन के द्वारा स्थापित किया गया था पूर्वी प्रांत में। इन्हें हम अलग से कवर करेंगे। अभी हम क्या पढ़ रहे हैं? बादामी के चालुक्य। पुलकेशिन द्वितीय के काल में ही प्रारंभ हुआ पल्लव और चालुक्य का संघर्ष। वो संघर्ष जो मैंने पल्लव वंश जब पढ़ाया था आपको बहुत भली भांति बताया था, और ये संघर्ष काफी लंबा चला। पल्लव राजा जो था, पल्लव वंश के राजा महेंद्र वर्मन प्रथम पर आक्रमण करके पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लवों की राजधानी कांची पर भी आक्रमण किया। कांचीपुरम पल्लवों की राजधानी थी और पुलकेशिन द्वितीय ने मौके का फायदा उठाकर महेंद्र वर्मन प्रथम को हरा दिया। इसके बाद पल्लवों पर यह आक्रमण देख चोल, पांड्य और केरलों ने भी संधि कर ली कि उन्होंने सोचा जब पल्लव जैसी सत्ता जो इतनी ताकतवर है जब वो नहीं टिक पाए तो हमारी क्या, हम पहले ही अपना आत्मसमर्पण आपके सामने कर देते हैं। पुलकेशिन द्वितीय के बारे में बताया जाता है कि इसके ईरान या फारस के राजा जिसका नाम था खुसरो द्वितीय, इनके साथ में मैत्रीपूर्ण संबंध थे। 624 ईस्वी में इसने पत्र भेजे थे, भेंटें भेजी थी अपने दूतों के द्वारा, और बदले में उसने भी उत्तर दिया था। उसने भी भेंटें भेजी थी, पत्र भेजे थे और उसके साथ साथ में दूत भी भेजे थे। तो ये एक इनका मित्रतापूर्ण व्यवहार था विदेशों के साथ, दूर दूर देशों में इसका व्यवहार था। आगे हम बात करें तो पता चलता है कि पुलकेशिन द्वितीय के काल में ही ह्वेनसांग ने 641 में महाराष्ट्र भ्रमण किया था। महाराष्ट्र भ्रमण करने के बाद उसने पुलकेशिन द्वितीय के साम्राज्य के बारे में कुछ बातें भी बताई थी कि उपजाऊ क्षेत्र था, यही सब जो पहले भी मैं बता चुकी हूँ कि पल्लवों के यहाँ भी ये गए थे, उनके क्षेत्र में भी इन्होंने यही सेम बातें बताई थी। इसके बाद महाकूट स्तंभ लेख की बात करते हैं। महाकूट स्तंभ लेख में बताया गया है कि बहुसुवर्ण और अग्निष्टोम यज्ञ कराया गया था पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा। जिनेंद्र का मेगुती मंदिर ये पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाया था, जिनेंद्र का मेगुती मंदिर। अंतिम युद्ध उसका पल्लव नरेश नरसिंह वर्मन प्रथम के साथ में हुआ था और यही वो युद्ध था जो पुलकेशिन द्वितीय के लिए भारी साबित हुआ। और इस युद्ध के बाद ही 642 ईस्वी में नरसिंह वर्मन ने वातापी पर अधिकार कर लिया और पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। ये युद्ध पल्लव और चालुक्यों के बीच में संघर्ष का परिणाम ये हुआ
कि पुलकेशिन द्वितीय की मृत्यु हो गई और नरसिंह वर्मन ने महेंद्र वर्मन प्रथम, जो कि उनके पिता थे, उनकी मृत्यु का बदला लिया और पुलकेशिन द्वितीय को मार दिया। इसके बाद जो राजा बना पुलकेशिन द्वितीय के बाद राजा बना विक्रमादित्य। तो विक्रमादित्य के बारे में देखेंगे। विक्रमादित्य ने शासन किया 655 से लेकर के 680 ईस्वी तक। कुछ समय तक पल्लवों पर अधिकार रहने के बाद विक्रमादित्य ने अपना खोया हुआ साम्राज्य वापस से पा लिया, क्योंकि नरसिंह वर्मन ने इनके क्षेत्र पर कुछ क्षेत्र जो था जिस पर अधिकार कर लिया था, वातापी पर अधिकार कर लिया था, तो विक्रमादित्य ने फिर से युद्ध वगैरह करके अपना क्षेत्र वापस ले लिया। इसने कांची पर अधिकार किया और नरसिंह वर्मन प्रथम, महेंद्र वर्मन द्वितीय और परमेश्वर वर्मन को हराया। ये तीनों ही पल्लव वंश के राजा थे और इन तीनों को ही हराया किसने? विक्रमादित्य प्रथम ने। इसके बाद इसने चोल, पांड्य और केरल राज्य पर भी अपनी सत्ता स्थापित की। उनको भी ये दिखाया कि मैं भी शक्तिशाली हूँ और मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, तो अपनी शक्ति का एहसास कराया। इसके बाद विक्रमादित्य प्रथम की हत्या किसने की? महेंद्र वर्मन द्वितीय ने, जो कि पहले ही पराजित हो चुका था विक्रमादित्य से, परंतु मौका पाते ही महेंद्र वर्मन द्वितीय ने विक्रमादित्य प्रथम की हत्या कर दी। इसके बाद जो राजा बना वो बना विनयादित्य। विनयादित्य जो कि विक्रमादित्य का पुत्र था। तो विनयादित्य ने पुराने संघर्ष को जारी रखा। 680 ईस्वी से लेकर 696 ईस्वी तक इन्होंने शासन किया और जो पुराना चालुक्य और पल्लवों का संघर्ष चलता चला आ रहा था, इसने भी उस संघर्ष को जारी रखा। विनयादित्य ने उत्तरापथ के राजाओं को हराया। उत्तरापथ जो कि मैंने आपको बताया विंध्य के ऊपर का जो क्षेत्र था वो उत्तरापथ कहलाता था। तो उत्तरापथ के राजाओं को हराया और उपाधि धारण करी। वहीं सकलोत्तरापथनाथ की उपाधि धारण करी गई विनयादित्य के द्वारा। इसके बाद राजा बना विजयादित्य। विजयादित्य ने 696 से लेकर के 773 ईस्वी तक शासन किया। ये थोड़े छोटे शासक रहे, ज़्यादा इनके विषय में कुछ जानकारी नहीं प्राप्त हुई। इनके विषय में पता चलता है कि ये पल्लव नरेश परमेश्वर वर्मन द्वितीय को इन्होंने हराया था और कांची को लूटा भी था, बुरी तरह से लूटा था। इसने पट्टदकल में शिव मंदिर की स्थापना कराई थी। पट्टदकल एक स्थान है जहां पर शिव मंदिर की स्थापना विजयादित्य ने कराई थी। विजयादित्य के बाद राजा बना विक्रमादित्य द्वितीय, जो कि 733 ईस्वी से 746 ईस्वी तक शासन करता है। पल्लवों के साथ इसने भी पुराने संघर्ष को जारी रखा। ये संघर्ष मतलब अंत तक चलता रहा कि जब तक शासक खत्म नहीं हो गए तब तक ये संघर्ष चलता रहा। इसमें नंदीवर्मन को हराया और कांची तक पहुंच गया था। इस नंदीवर्मन को हराया और एक बार फिर कांची के ऊपर आंच आ गई कि कई बार आधिपत्य तक हो चुका था, उसके बाद अब फिर से कांची तक पहुंच गया ये आक्रमण करते करते। इसने चोल, पांड्य, चेर और कलब्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके साथ साथ में इसके बारे में पता चलता है कि ब्राह्मणों को दान दिए इसने और इनकी 2 पत्नियां जो थीं उन्होंने शिव मंदिर बनवाए। अभी हम शिव मंदिर के नामों के बारे में भी चर्चा करेंगे। इसी के काल में अरबों का आक्रमण हुआ और अरबों के आक्रमण को रोकने के लिए इसने अपने भतीजे पुलकेशी को भेजा था और जब पुलकेशी सफलता प्राप्त करके आए तो उनको उपाधि दी गई अवनी जनाश्रय की। अवनी जनाश्रय की उपाधि दी गई पुलकेशी को। किसके द्वारा दी गई थी? ये उपाधि दी गई थी विक्रमादित्य द्वितीय के द्वारा। इसके साथ साथ इनकी जो पत्नियां थी, जिनका नाम था, एक पत्नी थी लोक महादेवी और दूसरे का नाम था त्रैलोक्य देवी, इन्होंने मंदिर बनवाए थे, शिव मंदिर। तो लोक महादेवी ने पट्टदकल में बनवाया था विरूपाक्ष महादेव मंदिर और त्रैलोक्य देवी ने बनवाया था त्रिलोकेश्वर मंदिर। दोनों ही नाम बहुत ही कॉमन है। कैसे कि महादेवी से यहाँ महादेव मंदिर आ रहा है, विरूपाक्ष महादेव मंदिर, और त्रैलोक्य देवी त्रैलोकेश्वर मंदिर, तो साधारण है, आप याद कर सकते हैं इजीली। इसके बाद जो अंतिम राजा हुआ इस वंश का वो था कीर्तिवर्मन द्वितीय, जिसने 746 से लेकर के 757 ईस्वी तक शासन किया था। इसने भी वही पल्लवों से संघर्ष को जारी रखा और संघर्ष में इतनी व्यस्तता थी, इतना संघर्ष में ये लोग खो गए
कि फिर धीरे 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 सिर्फ एक ही संघर्ष पे केंद्रित हो गए और शक्ति इनकी क्षीर्ण हो गई। इसके बाद इसी शक्ति को क्षीर्ण देख करके आसपास का दंतिदुर्ग नाम का एक राजा हुआ, जिसने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की और अवसर पाकर इसने महाराष्ट्र क्षेत्र पर अधिकार कर लिया और राष्ट्रकूट वंश का प्रादुर्भाव यहीं से प्रारंभ हुआ। कीर्तिवर्मन द्वितीय के बाद चालुक्यों की यह शाखा लुप्त हो गई, क्योंकि यही अंतिम शासक था। ये इनके समाप्त होने के बाद फिर किसी राजा का नाम हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं हुआ। इनके धर्म और कला के विषय में भी हम कुछ बात करेंगे। तो धर्म की बात करें, ब्राह्मण धर्म यहाँ पर प्रसिद्ध था, क्योंकि आप देखेंगे विष्णु मंदिर बन रहे हैं, शिव मंदिर बन रहे हैं, तो इससे ये सिद्ध होता है कि ये लोग ब्राह्मण धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म का दक्कन में विस्तार हुआ। जैन धर्म का उस समय दक्कन में विस्तार हुआ, क्योंकि जब मैंने पुलकेशिन द्वितीय पढ़ाया तो मैंने बताया जिनेंद्र का मंदिर बनवाया गया था। इसके साथ साथ में धर्म के प्रति ये लोग सहिष्णु थे। सभी धर्मों को मतलब आश्रय दिया गया कि किसी भी धर्म का विरोध नहीं हुआ। ऐहोल अभिलेख जो कि रविकीर्ति द्वारा रचित था, ये जैन रचयिता थे, जैन धर्म को मानने वाले थे रविकीर्ति। जिनेंद्र मंदिर बनवाया गया था। इसके साथ साथ तो पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित ये ऐहोल अभिलेख है। तो रविकीर्ति ने ऐहोल अभिलेख लिखा, जो कि जैन रचयिता थे, जैन धर्म को मानने वाले थे। तो इससे पता चलता है कि जैन धर्म को भी समर्थन प्राप्त था। बौद्ध धर्म जो था यहाँ पर ह्रास की ओर था, क्योंकि जिस हिसाब से हेनसांग ने वर्णन किया उससे पता चलता है कि जो उनके विहार थे उनकी संख्या घटी, भिक्षुओं की संख्या घटी। तो धीरे धीरे ऐसा हो रहा था कि जैन धर्म का ह्रास हो रहा था, लोगों में उसकी लोकप्रियता घट रही थी। इसके साथ साथ में ठोस चट्टानों को काटकर मंदिरों का निर्माण हो रहा था। ठोस चट्टानें जितनी भी आप देखेंगे कि जो भी मंदिर आप देखेंगे बड़े बड़े बने हुए हैं, उन्हें ठोस चट्टानों को काट कर बनाया गया, चट्टानों से निर्मित थे मंदिर। और अजंता के भित्ति चित्र संभवतः इन्हीं चालुक्यों के समकालीन हैं। जो अजंता की दीवारों पर, अजंता गुफाएं हैं, उनकी दीवारों पर जो भित्ति चित्र बनाए गए हैं वो इन्हीं चालुक्य वंश के समकालीन बताए जाते हैं। यज्ञ अनुष्ठान आदि का प्रचलन था। तो यज्ञ अनुष्ठान ये सभी चीज़ें ये बताती हैं कि ये लोग ब्राह्मण धर्म को मानते थे और ब्राह्मण धर्म उस समय काफ़ी फल फूल रहा था, फैल रहा था। यज्ञों की बात करें तो इन लोगों ने अश्वमेध यज्ञ कराए, वाजपेयी यज्ञ कराया, पौंडरीक, ये इस प्रकार के इन लोगों ने यज्ञ कराए थे। ये था चालुक्य वंश, जिसको हमने आज कवर किया, जिसमें हमने बहुत ही महान शासकों के बारे में पढ़ा। जाने से पहले हम इनकी स्थिति भारत के मैप में ज़रूर देखेंगे कि इनकी स्थिति क्या थी, कौन सा क्षेत्र था जिसे हम वर्तमान में इनका क्षेत्र कह सकते हैं। तो जितना भी आप ये भाग देख रहे हैं, जो भी लाल रंग से बना हुआ है, रेड कलर से, ये पूरा जो क्षेत्र था ये सभी चालुक्य वंश के अंतर्गत, जो वातापी के चालुक्य या बादामी के चालुक्य थे, उनके आधिपत्य में आता था। आप ये क्षेत्र देखें, मैं इसे थोड़ा और जूम करती हूँ क्योंकि ये क्षेत्र तो आप समझ ही गए हैं। तो यहाँ आप देख रहे हैं ये स्थित है वातापी। ये वातापी क्षेत्र स्थित है, जो कि राजधानी थी किनकी? जो कि राजधानी थी बादामी के चालुक्यों की। इसके साथ साथ आप यहाँ पर गोदावरी नदी देखेंगे, ये देखिए गोदावरी नदी और नीचे कृष्णा नदी। तो इनके मध्य का जो क्षेत्र है उपजाऊ क्षेत्र रहा होगा। तो बादामी जहाँ पर इनकी राजधानी स्थित है ये उपजाऊ क्षेत्र है। इसके ऊपर आप देख रहे हैं ये ताप्ती नदी है और नर्मदा नदी, ये ऊपर वाली जो नदी है ये नर्मदा नदी है यहाँ पर, और यहीं से स्टार्ट होता है दक्षिणापथ। बताया था ना मैंने, यहीं से प्रारंभ होता है दक्षिणापथ। तो ये सभी क्षेत्र आप देखें, ये जितना क्षेत्र आप देख रहे हैं ये सारा का सारा चालुक्यों के वंश में था। इसके साथ साथ और बात करें तो नीचे ये देख सकते हैं आप चोल वंश, चोल साम्राज्य, चोलास लिखा हुआ है, चोलास का ये था, यहाँ पर सत्य पुत्रों का शासन था। इस प्रकार से ये इनका शासन यहाँ आसपास में बाहरी जो क्षेत्र थे उनमें चोल और सत्यपुत्र इन सब का शासन चलता था। और
चालुक्यों का शासन जो भी क्षेत्र था मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर आंध्र आप देख सकते हैं, और ये आप देख सकते हैं नर्मदा से इनका क्षेत्र प्रारंभ हो रहा है, महाराष्ट्र भी इसमें शामिल है, कर्नाटक का क्षेत्र शामिल है, थोड़ा केरल का भी भाग शामिल है, और गोवा तो पूरा का पूरा इन्हीं के क्षेत्र में आता था। तो वर्तमान के क्षेत्रों के नाम भी आपको पता चल गए। इसके साथ साथ जो पुराने क्षेत्र थे, वातापी आपको स्वयं दिखाई दे रहा है, तो इस तरीके से आपको इनकी स्थिति भी क्लियर हो गई। इधर अरब सागर और इधर बंगाल की खाड़ी और नीचे हिंद महासागर। तो ये था हमारा आज का सेशन। आपको कैसा लगा आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और नोट्स बिल्कुल बनाते रहिए, साथ साथ रिवीजन भी करते रहिए ताकि कोई भी चीज़ें आप भूलें नहीं। थैंक यू सो मच।